डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग बायलॉज, भवन निर्माण एवं विकास विधि। ठीक है ना, भवन निर्माण मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और विकास, विकास का मतलब जैसे प्लॉटेड डेवलपमेंट करते हैं, पूरी योजना बनाते हैं ना, हाउसिंग बोर्ड योजना बनाता है, पहले लैंड एक्वायर करता है, फिर उसमें लेआउट बनाता है। तो जो विकास कार्य होते हैं, सड़क बनाना, पार्क बनाना, सीवर लाइन, पानी की लाइन, ये सारे जो है ये क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। तो ये विधि जो है सारे डेवलपमेंट्स वर्क के लिए और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए एक गवर्नमेंट ने बनाई है। दोस्तों, सबसे पहले इसकी शुरुआत कॉन्सेप्ट की कैसे हुई, इस पर बात करते हैं। जब अपना देश आजाद हुआ तो सबसे ज्यादा विकास उस समय दिल्ली राजधानी उस समय भी थी पूरे देश की। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में तेजी से विकास था और अधिकांश लोग दिल्ली के आसपास बसना चाहते थे। तो दिल्ली तो एक सुव्यवस्थित शहर था, लेकिन जब और लोग उसके आसपास बसने लगे तो जो नए लोग बस रहे थे उनके कारण जो नए एरिया डेवलप हो रहे थे वो अव्यवस्थित, अनियोजित होते चले जा रहे थे। तो सरकार का इस पर ध्यान गया, पहले दिल्ली सरकार का, क्योंकि दिल्ली की सीमा के अंदर पहले सबसे ज्यादा लोगों के आने का क्रम, पलायन का पूरे देश से दिल्ली की तरफ हुआ। तो वहां दिल्ली के उन इलाकों में इस आने वाली आबादी को सुनियोजित आवास देने के लिए सरकार ने एक बिल्डिंग बायलॉज वहां पे बनाया कि जो आएगा वो अपना निर्माण भवन का कैसे करेगा, कितनी उसको रोड छोड़नी है, आगे कितना सेटबैक छोड़ना है, कितने मंजिल बिल्डिंग बना सकता है, इस तरह के लिए गाइडलाइंस दिल्ली सरकार ने जारी की। ये पहला। अब काम दिल्ली का तो चल गया, लेकिन दिल्ली के नजदीक अपना प्रदेश भी है, तो फिर इस 8-10 साल 20 साल ऐसे निकल गए, प्रदेश सरकार को भी जरूरत पड़ी कि इनके शहरों में भी पलायन और छोटे कस्बों से शहरों की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। तो जब प्रदेश की बड़े शहरों की तरफ आबादी आने लगी तो यहाँ भी अनियंत्रित विकास होने की क्रिया हुई। तो इसको रेगुलेट करने के लिए भी प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1973 में सबसे पहले यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 पहली बार उत्तर प्रदेश में आया और उसी एक्ट के अंतर्गत डेवलपमेंट्स की और बिल्डिंग के बायलॉज बनाए गए। कौन से एक्ट के अंतर्गत? यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973। अब दोस्तों, ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट की इसकी जरूरत क्या थी और क्यों हमें बिल्डिंग बायलॉज या डेवलपमेंट के बायलॉज बनाने की जरूरत पड़ी। अब इस बायलॉज के अंतर्गत क्या है, इसका सूक्ष्म परिचय ही ले पाएंगे, किताब बहुत है, कह रहे कि लोग जिंदगी में काम करके भी रिटायर हो जाते हैं। ये जो बुक है हमारी वेबसाइट पे उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद भवन विधि, ये भी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। जैसे एक्ट के बारे में हमने आपको कहा था, परिषद अधिनियम उपलब्ध है, ये भी हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप वहाँ देख सकते हैं डाउनलोड। ये आवास विकास की वेबसाइट पर उपलब्ध है और जो आवास विकास के और सारे डेवलपमेंट अथॉरिटी के नक्शे पास करने के लिए ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम है सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर में भी बिल्डिंग बायलॉज को अपलोड कर दिया गया है ताकि जो आर्किटेक्ट्स रजिस्टर्ड हैं अपने क्लाइंट्स के नक्शे पास कराने के लिए उस सॉफ्टवेयर पे अपलोड करते हैं, तो क्लाइंट्स भी या कोई भी जन सामान पब्लिक डोमेन में है इस बायलॉज को देख सकता है, समझ सकता है, अपने लिए क्या उपयोगी है तो उसमें से पढ़ के उपयोग कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि इसमें क्या है। तो एक्ट की बात हो गई कि ये 1973 में एक्ट आया, दो कामों के लिए आया, डेवलपमेंट्स के लिए, विकास, ये निर्माण, भवन निर्माण और विकास विधि इसका नाम है, मतलब जो लेआउट है उनके लिए भी ये कंट्रोल करने के लिए इसमें रेगुलेशंस हैं और बिल्डिंग के लिए भी हैं। तो हम बात करते हैं विकास की, कि विकास क्या है, किस विकास की बात हो रही है जो इसको रेगुलेट करता है। तो इसमें जो परिभाषा लिखी हुई है, अधिनियम का तात्पर्य तो वही जो अभी हमने बात की आपसे कि अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर योजना विकास अधिनियम 1973 से है, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट 1973 से है। अब विकास की ये परिभाषा बता रही है कि किस विकास को ये कंट्रोल गवर्न करने के लिए है। विकास का तात्पर्य, मैं परिभाषा पढ़ के बता रहा हूँ, आप समझिएगा, हिंदी में समझना जरूरी है क्योंकि आगे भारत सरकार इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में ही चेंज करने वाली है, तो हिंदी में स्किल को डेवलप करना जरूरी है। सारे काम अथॉरिटी पे हिंदी में ही हो रहे हैं और यूपी में हो ही रहे हैं। तो इन्होंने लिखा है विकास की जो परिभाषा है, विकास का तात्पर्य इसके व्याकरणिक रूप भेदों सहित, मतलब ग्रामेटिकल जो इसके आप अर्थ निकाल सकते हैं उनको इंक्लूड करते हुए, विकास का तात्पर्य इसके व्याकरणिक रूप भेदों सहित
भूमि में, भूमि का मतलब ग्राउंड से, भूमि में, उस पर मतलब भूमि के ऊपर, भूमि में, भूमि पर और उसके ऊपर या उसके नीचे निर्माण, जमीन के नीचे भी अगर आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाते हैं, कुछ भी निर्माण करते हैं, जमीन में, जमीन के ऊपर, जमीन पर और जमीन के नीचे भी, उसके नीचे निर्माण, इंजीनियरिंग, खनन या अन्य क्रियाएं अथवा किसी भवन या भूमि में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या परिवर्धन। ये तो अगर नए के लिए ऊपर, जमीन के नीचे, जमीन की सतह पे ऊपर या नीचे, नए के लिए पुराने जैसे पहले से बना होगा, उसमें भी कोई अगर आप परिवर्तन करते हैं या परिवर्धन करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं या उसमें कोई रिनोवेशन या चेंज करते हैं, उससे ये परिवर्तन या परिवर्धन करने से अभिप्रेत है, इसका आशय होता है, इसकी परिभाषा है, उससे अभिप्रेत होता है, इसका वो सारी चीजें शामिल हैं। और इसके अंतर्गत पुनर्विकास भी शामिल है। पुनर्विकास का मतलब क्या हुआ, एक बार आपने इस गाइडलाइन के अनुसार अपनी बिल्डिंग बना ली, फिर भी आप इसमें कोई और चेंज करना चाहते हैं तो उसको परिवर्तन की परिभाषा में तो दिया है, उसके बाद भी एक और बात करिए कि फिर भी आप रिनोवेट भी करते हैं, पुनर्विकास भी करते हैं, तब भी आपको इस गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। ये परिभाषा है। अब कहते हैं कि ये जो है, जो ये एक्ट है 1973, इसकी प्रयोज्यता क्या है। अभी जो बात करी ये परिभाषा की बात थी, कौन कौन सी चीजें इसकी परिभाषा में आती हैं, इसी की सिमिलर चीज है प्रयोज्यता, यूटिलिटी, ठीक है। प्रयोज्यता क्या है, इनका उन्होंने प्रयोज्यता को अलग से डिफाइन किया गया इस एक्ट में, बिल्डिंग बायलॉज में। वो कहते हैं कि पहले समझिएगा, अभी हमने बात करी थी यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973, एक्ट तो गवर्नमेंट बनाती है, उसमें सरकार को यह अधिकार देती है कि आप इस एक्ट के लिए उपविधि बनाइए, जिसको कहते हैं बायलॉज। ये है बायलॉज। एक्ट तो वो था जो सरकार ने बनाया, और एक्ट के अंतर्गत इस हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट को एक निर्देश दे कि आप इसके अंतर्गत फिर बायलॉज बनाइए। एक्ट अलग है, बायलॉज अलग है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया और हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट को इसके लिए उपविधि बायलॉज बनाने के लिए, ये उपविधि है। इस उपविधि में मतलब हम एक्ट और उपविधि, एक्ट और बायलॉज का डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहे थे। अब ये प्रयोज्यता बताते हैं कि उपविधियों की, बायलॉज की प्रयोज्यता कहाँ होती है। ये कहते हैं कि यह उपविधियां जो इसमें बुकलेट में, यह उपविधियां किसी भी भूखंड के विकास, पुनर्विकास, उपविभाजन अथवा भवन के निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन किए जाने पर यथास्थिति समस्त भवन, पूरे भवन की बात होती है, अथवा स्वसंपन्न भाग पर गिराने के बाद अवशेष भाग पर, स्वसंपन्न भाग पर गिराने के बाद अवशेष भाग का मतलब हुआ कि पूरी बिल्डिंग बनी है, आप उसके आधे हिस्से को गिरा के फिर उसमें डेवलप करना चाहते हैं, दूसरी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तब भी ये प्रयोग होगा उसमें। तथा भूपयोग परिवर्तन की स्थिति में प्रभावित भवन के समस्त भाग के लिए प्रयोग होगा। ये प्रयोग, ये इसकी परिभाषा है कि कहाँ ये। अब इसमें एक सेकंड पॉइंट है, वो भी लिखा हुआ है कि विकास एवं निर्माण संबंधी ऐसी अपेक्षाएं, ऐसे प्रावधान जो इस बायलॉज में नहीं है, के संबंध में नेशनल बिल्डिंग कोड एनबीसी या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा। कोई चीजें अगर ऐसी हैं जो इसमें नहीं लिखी हैं, उनका ये माना जाएगा कि वो जो एनबीसी में है या जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बुकलेट में लिखी है, वो ही इसके अनुसार है, उसी के अनुसार है। जो इसमें नहीं भी लिखा छूट गया, वो वहां से आपको देख के उसको फॉलो करना। ये भी कहने का मतलब। चलिए, तो अब निर्माण और विकास दो को गवर्न करने के लिए उपविधि बनी हुई है एक्ट के अंतर्गत। अब बात करते हैं विकास की। ऐसे तो लगता है कि विकास में क्या, किसी कॉलोनी का लेआउट पास करना, इसी को विकास कहते हैं, लेआउट बनाना, इसी को विकास कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें भी विभिन्न रूप, विभिन्न उपयोग हैं, तो उनके हिसाब से सारे लेआउट या सारे विकास कार्य एक तरह के होते हैं। जैसे कि अगर आपको रेजिडेंशियल कोई कॉलोनी डेवलप करनी है तो उसके मानक अलग है, उसके नॉर्म्स अलग है कि सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, ओपन पूरे लेआउट में ओपन एरिया का परसेंटेज कितना रहेगा, कितनी लंबाई तक एक सड़क एक निश्चित चौड़ाई तक होगी। जैसे लंबाई कितनी बढ़ती है वैसे ही सड़क की चौड़ाई इस रेस्पेक्ट में बढ़ती रहती है। 100 मीटर तक की है तो 9 मीटर से चौड़ाई सड़क पर काम चलेगा। 100 से ऊपर अगर लंबाई सड़क की जा रही है, उस लेआउट के अंदर की बात है, तो सड़क की चौड़ाई 12 मीटर हो जाएगी। तो लंबाई के साथ सड़क की चौड़ाई का क्या संबंध है, किस उपयोग का लेआउट है, रेजिडेंशियल है तो उसमें सड़कों का मानक, ओपन एरिया का मानक, पार्कों का मानक, ये सब बदल जाते हैं। और इसी तरह अगर कोई पूरा लेआउट आपने कॉमर्शियल भूखंड के लिए बनाया हुआ है तो उसके मानक अलग है।
इंडस्ट्रियल पूरा कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए कोई प्लान बनाया जा रहा है तो उसके मानक भी अलग हैं। इसलिए विकास कार्यों के लिए भी इसमें प्रावधान है, क्योंकि हर उपयोग के लिए मानक अलग अलग है, तो इसलिए इनका प्रावधान और इनका गवर्न करना आवश्यक है। इसलिए इसमें अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं, सारे चैप्टर पर डिस्कस नहीं किया जाता, कॉन्सेप्ट समझने के लिए बात हो रही है। अब बात करते हैं कि निर्माण, ये विकास की बात करें लेआउट के संबंध में, ये विकास और निर्माण दोनों कार्यों के लिए उपलब्धि बनी हुई है। अब बात करते हैं निर्माण। तो निर्माण में मुख्य रूप से बिल्डिंग आती है। तो बात करते हैं कि बिल्डिंग कितने तरह की होती है। अभी तो आप लोग जानते हैं, देखने में तो लगता है कि बिल्डिंग है तो क्या उसमें एस्टिमेट बना दिया, बिल्डिंग बनी जाएगी कोई भी, लेकिन कोई भी बिल्डिंग बन जाने का जब बनने का शब्द आता है तो उसमें बायोलॉजी बीच में आ जाते हैं। कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो ये साइड पे छोड़े जाएंगे, रेजिडेंशियल है तो उसके साइड पे बदल जाएंगे, इंडस्ट्रियल है तो बदल जाएंगे, कितनी हाइट की है तो बदल जाएंगे, हाइट बढ़ती जाएगी तो साइड पे कम होंगे या बढ़ेंगे, पार्किंग चाहिए, ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। इसलिए बायोलॉजी बनाने की जरूरत है। अलग अलग चैप्टर बुकलेट में सबके लिए हैं। तो आप समझते हैं कि बिल्डिंग कितने प्रकार की होती है। इस उपविधि में बिल्डिंग को कितने कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, ये हम सूक्ष्म में जानने की